हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम ब्रजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी। बच्चों, आपसे एक चीज़ कहनी थी कि आज से हमारे चैनल का नाम बायोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा से बायो पढ़ो होने जा रहा है। तो आज से जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका नाम जो चैनल का होगा वो बायो पढ़ो पे ही होगी, ठीक है। तो इससे पहले हम रिकॉर्ड करें कि क्लास 12 का ये चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया था, फिर उसके बाद उसके क्लोनिंग वेक्टर पढ़ लिए थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के अंदर सब टॉपिक है जो कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होता है कि उसके लायक बना लेना, उसके इस तरह से बना लेना कि वो जिस तरह से आप उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब ट्रांसफर करने जाओ तो उसे एक्सेप्ट कर ले। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमारा सब टॉपिक होने जा रहा है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। अब अगर हम बात करें कि डीएनए आप उसमें किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, तो किसी भी होस्ट में बच्चों जाने से पहले क्या होता है कि डीएनए की अपनी एक कुछ प्रॉपर्टी है। डीएनए अगर आप चाहेंगे तो खुद से नहीं चला जाएगा उसमें, क्योंकि डीएनए पर चार्जेस होते हैं, आपको पता है। चार्जेस होने की वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। पोलर मॉलिक्यूल होता है तो वो क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। जब ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा तो होस्ट में खुद से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने फैट, जो आपको पता होगा फैट की बाइलेयर होती है, जो स्लाइम डबल लेयर जो होती है, तो उसमें जब आप भेजते हैं तो वो नहीं जा पाता है। तो उसके लिए हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। तो कॉम्पिटेंट किस तरह से? क्योंकि डीएनए पर चार्ज कैसा, वो न्यूट्रल है नहीं, पॉजिटिव कैटायन है नहीं, वो एनायन है। तो उस पर हम क्या करेंगे? कैटायन का अप्लाई करेंगे, कैटायंस का, ठीक है। कौन से? डाइवेलेंट कैटायन का यूज करते हैं। डाइवेलेंट कैटायन कौन सा? कैल्शियम आयन। मोस्टली ये यूज किया जाता है आरडीटी में, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं कैल्शियम आयन, तो ये क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे, अंदर खींचेंगे, प्रेशराइज करेंगे। तो डीएनए को ट्रांसफर करने का एक ये तरीका होता है कि आप वो डायरेक्टली खुद से तो चला नहीं जाएगा, तो उसके लिए आप डाइवेलेंट कैटायन यूज कर रहे हैं। अब उसमें भी जैसे अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में अगर आपका जो आरडीटी वाला जो है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो उसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे? तो आप पहले बैक्टीरियल सेल और साथ में आरडीटी दोनों को लेके प्लेट में फिर आप उनको आइस पर रख देंगे। आइस पर रखने से क्या होता है कि वो जहां पर होंगे उनकी लोकेशन वहीं पर फिक्स हो जाती है। फिर आप उसे देते हो हीट शॉक। हीट शॉक का मतलब होता है फिर आप उसे एकदम हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो। इसका मतलब 42 डिग्री सेल्सियस पर। जब 42 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हो तो आपको इतना तो पता होगा कि जो डीएनए होता है हमारा, जैसे इस तरह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो क्या होता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है। जब डीनेचर्ड हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो जाएंगे और फिर इस तरह से आपका ये डीएनए अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यही एक प्रोसीजर होता है। तो हीट शॉक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर से उसे फिर से आइस पे ले जाते हैं। आप सेम उसी तरह से समझें जैसे कि बैक्टीरियल सेल है। मैं यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये आपका बैक्टीरियल सेल है, इसमें आप अगर ये प्लाज्मिड को अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन दोनों को आप रख देंगे पहले आइस पे। आइस पर रखेंगे तो जहां इनकी लोकेशन वहां पर फिक्स हो जाएगी। जब हीट शॉक देंगे तो क्या होगा कि सब में मूवमेंट होगा, सबका जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो भी थोड़ी लूज होगी जैसे, और फिर आप उसमें कैटायन यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये उसके जो पोर्स के थ्रू अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड में आपको पता है कि अगर डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है तो अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जब उसकी लेयर पतली होगी तो वो आराम से इसमें अंदर घुस जाएगा, और जब वो धीरे धीरे फिर अंदर एंटर करेगा और जितना एंटर किया रहेगा फिर आप उसे फिर से उसे आइस पर अप्लाई कर दोगे, तो फिर क्या होगा, अचानक से फिर से जहां पर है वहीं पर रुक जाएंगे। ऐसे ही प्रोसेस अगेन एंड अगेन होती रहती है। मान लो सपोज दैट अभी वो इतना डीएनए घुसा है इसमें से, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया था, खुल गया था। अब एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये स्टार्टिंग में ऐसा था, फिर उसके बाद ये ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद इतना, और फिर हीट शॉक के बाद ये थोड़ा सा अंदर एंटर हुआ है इतना, ठीक है। इसके बाद आपने इसे आइस पे अप्लाई कर दिया तो यहीं पर जम जाएगा ये। थोड़ी देर बाद फिर आप कर रहे हैं किस पे? आइस पर फिर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइस पर तो आपने कर दिया, फिर उसके बाद फिर आप इसे हीट शॉक देंगे तो थोड़ा सा ये फिर अंदर 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 एंटर कर सकते हैं। यहाँ से पीछे से निकल जाएगा और आगे अंदर आ जाएगा, इसमें अंदर एंटर कर जाएगा। फिर अंदर एंटर करने के बाद फिर आप इसे आइस पर, तो ऐसे ही करते करते हम फिर उसे पूरे को अंदर इंसर्ट करवाते हैं। किसमें? होस्ट में। होस्ट यानी क्या चीज? कोई भी सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो। क्लियर हो गया?
तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का ही ये मतलब है कि हम उसे इस तरह से कैपेबल बना लें कि वो उसमें आसानी से अंदर एंटर कर सके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आप ये देख सकते हैं फ्लो चार्ट किस तरह से होगा। होस्ट बैक्टीरियम प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अभी मैंने बताया था, उसे आप दोनों को मिला के इस पे आइस पर रखेंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ पर वो फिक्स हो जाएंगे, फिक्स होने के बाद आप उसे हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक का मतलब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास उस पर देते हैं, और ये कम टेम्परेचर नहीं होता है, बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर है। फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, फिर से उसे आइस पे अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक डिजायर्ड होस्ट में आप एंटर करवाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसे यहाँ से रख कर देते हैं और नीचे वाली चीज को हम देखते हैं कि और फिर कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे हटा दिया। अब मैं ये बोल रहा था कि खाली एक यही तरीका नहीं है, और ना ही खाली बैक्टीरियल सेल ही है कि आप उसमें ही अंदर एंटर करवाएंगे। बहुत सारे सेल हैं, जैसे कि एनिमल सेल हो गए, प्लांट सेल हो गए, उनमें फिर कैसे करवाओगे आप? तो उनमें इस हीट शॉक मेथड और आपका डीनेचर्ड मेथड, डीनेचर करने के बाद आइस पे उसको चिलिंग मेथड, फ्रीजिंग मेथड, इसके अलावा भी कुछ 3 तरह के अलग मेथड होते हैं। वो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हो, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट में अंदर एंटर करवा लेना ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन, सेकंड है आपका बायोलिस्टिक और जीन गन, थर्ड है आपका डिसआर्म्ड पैथोजन। अब शुरुआत हम पहले से करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन क्या होगा? माइक्रो इंजेक्शन इस तरह से होता है जैसे कि आपका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, आपका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जैसे मान लो यहाँ पर आपका ये डीएनए पड़ा हुआ है। अब इसमें आप अपने इस प्लाज्मिड डीएनए को आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, आप इसे क्या करेंगे कि आप इसे इंजेक्शन के थ्रू, जो ये आपका यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए है, आप इसे इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट आप इसे न्यूक्लियस में एंटर करवा देंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये माइक्रो नीडल के थ्रू होता है इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो एनिमल सेल्स में जो हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर करवा पाते हैं, किसकी तरीके से करवा पाते हैं? किस मेथड से? माइक्रो इंजेक्शन के मेथड से। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम डायरेक्टली उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है बच्चों, अब आता है दूसरा बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड ये बेसिकली प्लांट के केस में यूज किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, जैसे बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, बमबारी करवाई जाती है। बमबारी के लिए क्या यूज किया जाता है? जैसे आपने रदरफोर्ड वाला पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल, और ये उन्होंने जो गोल्ड उस पे प्लेट पे जो करवाए थे, तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स को यूज करेंगे। जैसे मान लो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए गोल्ड के, टंगस्टन के। अब इसमें क्या होगा कि डीएनए की कोटिंग होगी। ठीक है, ये डीएनए को ऊपर से ओवरलैप, जैसे आपने लड्डू सुना होगा ना, जैसे कि वो उसके लड्डू होते हैं तो बाहर से कोटिंग अलग होती है, अंदर मावा भरा रहता है। ठीक उसी तरह से क्या होगा कि जो गोल्ड होते हैं या फिर टंगस्टन के जो पार्टिकल है, उनके बाहर किसकी कोटिंग रहेगी? वो डीएनए की कोटिंग रहेगी। अब आप इनसे फिर बम्बार्डमेंट करवा देते हो सेल में, तो कोई तो अंदर जाएगा। इस तरह से हम क्या करवाते हैं, हम उसको कॉम्पिटेंट बनाते हैं होस्ट को, और अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया हुआ है उसको हम अंदर एंटर करवा लेंगे। तो बायोलिस्टिक यानी कि बम्बार्डमेंट और जीन गन मेथड किससे करवाते हैं? इससे करवाते हैं। किस में होता है? ये आपके प्लांट्स के कैसे देखने को मिलता है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से आप इसमें, मुझको लगता है कि नोट्स बनाने की क्या है, आप इसमें पढ़ने समझ जाएंगे। अब थर्ड वन जो आता है बच्चों, डिसआर्म्ड पैथोजन। नाम से ही पता चल रहा है कि डिसआर्म्ड यानी कि हम उन्हें, उनके जो हथियार हैं उनको छीन लेंगे, उनकी जो पावर है उनको कम कर देंगे और उन्हें कमजोर बना देंगे, यानी कि वीक कर देंगे। तो वीक के लिए केस में आपने पहले पीछे पढ़ा होगा, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था, और एक रेट्रोवायरस वाला बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके जो उस तरह से वो कैंसर कॉज करते हैं। तो हम यही करते हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसेंस और ये जो रेट्रोवायरसेस, इस तरह के जो हमारे जो पैथोजन हैं, उनकी जो वायरुलेंस पावर है, यानी कि जो नुकसान पहुंचाने की जो पावर है, हम उनको हटा देते हैं और उसके थ्रू अपने प्लाज्मिड डीएनए को वहाँ ट्रांसफर करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये कॉम्पिटेंट होस्ट वाला कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा कि आप अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं और कैसे आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।